हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ टॉपिक पर, जहां आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के कुछ एग्जांपल्स। तो देखो, अब तक हम पढ़ चुके हैं कि लीनियर डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए हमें पहले CF निकालना होता है और उसके बाद में PI किस कंडीशन में निकलता है? PI उस कंडीशन में निकलता है जहाँ आपका जो QX है वो ज़ीरो ना हो, ठीक है। और CF निकालना हम अब तक पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हमारा है जो वो CF निकलेगा। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने PI निकालना शुरू किया था कि किस तरीके से हम PI निकालेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने ये जो PI है वो किस किस के लिए निकाला था, वो हमने तब निकाला था जब हमारा जो QX है, क्वेश्चन में जो QX हमें दिया हुआ होता है वो e⁻x के रूप में दिया हुआ हो, या cos x के रूप में दिया हुआ हो, या sin x के रूप में दिया हुआ हो। यानी हमारा जब QX इन तीनों के रूप में दिया हुआ होता है तब उससे हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने निकाल लिया अभी तक। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे? आज की इस वीडियो में हम ये करने वाले हैं कि जब हमारा जो QX है वह x⁻n e⁻x इंटू वी x इंटू वी और x² इंटू वी की फॉर्म में अगर दिया हुआ हो तब हम PI कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो देखने वाले हैं। तो देखो, यहाँ जो मैंने ये लिख रखा है ना, वो PI को सॉल्व करने के फॉर्मूले लिख रखे हैं मैंने कि ये जब टर्म हमें दी हुई होगी QX के रूप में तब हम PI कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं x⁻n के रूप में। यहाँ x⁻n आप समझ सकते हो, x² x³ x⁴ ये सब है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये फार्मूलाज बताती हूँ तो आपको सब कुछ ऊपर से जाने वाला है। सीरियसली बता रही हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप इस क्लास को बीच में ही छोड़ दोगे कि ये क्या है, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आप चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ये सब पढ़ाऊँ, लेकिन विथ एग्ज़ाम्पल। मैं आपको इन चारों का एक एक एग्ज़ाम्पल बना के समझाऊंगी ताकि आपको ये फॉर्मूले जो मैंने लिख रखे हैं वो आपके ऊपर से ना जाए, आपके दिमाग के ऐसे सर करके ऊपर से ना निकल जाए, आपको थोड़ा बहुत समझ में आए। तो देखो, पहले हम x⁻n को सॉल्व करने का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। x⁻n को सॉल्व करने का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। उस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि जब हमारा जो QX वो x⁻n की फॉर्म में जब दिया हुआ होगा तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका करते हैं हम एक क्वेश्चन। तो ये ले लिया है मैंने एक क्वेश्चन। तो देखो, ये है अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ मैंने सारथी इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा सारथी का 42वां क्वेश्चन है। मतलब कहने वाली बात ये है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये पहले भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो, यहाँ हमें QX के रूप में e⁻x की फॉर्म भी दी हुई है, ये हम निकालना सॉल्व कर चुकी है। ये x² और x हमने निकालना अभी तक सॉल्व, मतलब ये कैसे सॉल्व करेंगे वो हम इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे। ये तो हम सीख चुके हैं कि जब e⁻x की फॉर्म में जब हमारा QX आएगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहले ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन अपना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का। तो इसे निकालने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें y = CF + PI निकालना होगा। तो पहले हम इसका CF निकालते हैं। तो देखो, CF निकालने के लिए पहले हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होगी, और ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हमें इस वाली जो हमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ हमें y को हटा देना और d की जगह m पुट करना है। तो d = m और y को हटा दो। तो इसी क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे जहाँ हमने d की जगह m पुट किया है, ठीक है। अब यहाँ m³ + 2m² + m है, तो पहले तो हम इनमें से m को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, m² + 2m + 1 = 0। अब देखो, अब यहाँ आपको पता है यहाँ m की कुछ वैल्यूज़ निकलेगी, है ना, m के कुछ मान आएंगे जिससे हम CF का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले यहाँ से m1 की वैल्यू तो 0 आ रही है, तो ये देखो m1 तो हमारा 0 हो गया। अब दूसरा अंदर क्या बचा, m² + 2m + 1, इसको भी हम 0 के बराबर में बेचेंगे। तो देखो, यहाँ है 2m, इसको मैं m + m की फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्योंकि m + m को जब मैं जोड़ूंगी तो वो 2m होगा, और m को जब मैं गुणा करूँगी तो वो m² होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ m² है, यहाँ 1 है, यानी m² को जब मैं 1 से गुणा करूँगी तो मेरा m² आना चाहिए। तो आप इतना तो जानते ही हो आप कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ बीच में m + m लिखा है। अब इन दोनों में से मैं कुछ कॉमन लूँगी और इन दोनों में से कुछ कॉमन लूँगी, कुछ इस तरीके से। तो हमारा आएगा m + 1 और m + 1। फिर मैं इन दोनों को ही मैं 0 के बराबर पुट करूँगी। जब इन दोनों को मैं 0 के बराबर पुट करूँगी तो मेरी m की वैल्यूज़ आएगी -1 और -1, और यहाँ m1 की वैल्यू मेरी 0 है, m2 की वैल्यू -1, और जो m3 की वैल्यू भी क्या आएगी, मेरी -1 आएगी। अब देखो, अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम CF का फॉर्मूला लगाएंगे।
तो बेसिकली सी एफ निकालना तो हम पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं कि सी एफ कैसे निकलेगा। तो यहाँ सी एफ निकालने का हम फॉर्मूला रखेंगे। जो ये तो देखो है सेम और रियल, ये है डिफरेंट और रियल, इन दोनों से ये अलग ही है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा c1 e की पावर m1x और m क्या है 0, तो c1 e की पावर 0x। इसके लिए फॉर्मूला लगेगा c2 प्लस c3x और बाहर e की पावर mx और m क्या -1, तो e की पावर -x। अब देखो, अब हम निकालेंगे पी। तो पी निकालने की जो पहली स्टेप होती है वो क्या होती है, वो स्टेप यही होती है कि ऊपर तो आप अपना QX रख दो, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो रख दो, और नीचे FD रख दो। तो QX तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, ये दिया है, तो मैंने ये रख दिया। और FD मतलब D का फंक्शन जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारा D का फंक्शन, बस इसको Y को हटा दो, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है मैंने D का फंक्शन, तो उसमें सिर्फ D आना चाहिए, उसमें Y नहीं आना चाहिए। तो ये वाला D का फंक्शन मैं नीचे रखूँगी और ये जो QX हमें दिया हुआ है ये मैं ऊपर रखूँगी, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये देखो, ये मैंने इस तरीके से लिखा है। वहाँ ये जो मेरा क्वेश्चन था अभी देखो मैंने दिखाया है यहाँ, DQ + 2D² + टी था, सॉरी DQ + 2D² + D था। तो यहाँ मैं D को कॉमन भी ले सकती हूँ, तो मैंने यहाँ क्या किया है, D को बस कॉमन लेके लिखा है ना, कॉमन लिया तो अंदर बचा D² + 2D + 1 और ऊपर वाला QX मेरा एज इट इज़ है। अब आप जानते ही हो ये कैसे सॉल्व होगा, मतलब जानते तो क्या हो, मैं ही बताऊंगी कैसे सॉल्व होगा। यहाँ ऊपर प्लस दिया हुआ है, यानी हम e की पावर 2x को अलग से सॉल्व करेंगे, x² को अलग से सॉल्व करेंगे और x को अलग से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम e की पावर 2x के बट्टा में ये पूरी टर्म रखेंगे, फिर x² + x की बट्टा में ये पूरी टर्म रखेंगे, इन्हें अलग अलग करेंगे। तो देखो, इन्हें अलग अलग करने से पहले यहाँ कुछ और भी आपको ध्यान में देना है, और वो क्या है, मैंने इस वाली टर्म को एज इट इज़ यहाँ रखा है, कुछ मैंने अलग नहीं लिखा है, इसे यहाँ रखा है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा दिया हुआ है ना D² + 2D + 1, इसको मैं D + 1 की होल स्क्वायर के रूप में भी लिख सकती हूँ, है ना, ज़्यादा इजी हो जाएगा। इतनी बड़ी टर्म लिखोगी, इससे अच्छा मैं सिंपल छोटी सी टर्म लिख दूँ। तो मैंने इसको ऐसे लिखा है और D बाहर एज इट इज़ और ऊपर वाली टर्म एज इट इज़। अब मैं क्या करूँगी, इस e की पावर 2x को अलग से सॉल्व करूँगी, तो मैंने इसको यहाँ अलग से लिखा है, प्लस x² + x यहाँ लिखा है और इस वाली टर्म को यहाँ लिखा है। तो आप समझ ही सकते हो, ये तो बेसिक सी चीज़ है, इससे तो मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, है ना। तो मैंने इसको अलग से लिखा है। अब आप जानते ही हो कि e की पावर x को सॉल्व करने के लिए हम क्या रखते हैं, हम नीचे जो हमारा d दिया हुआ होता है उधर हम a रखते हैं, और a हमारा क्या है 2 है। तो मैं यहाँ d की जगह 2 पुट करूँगी, कहाँ, नीचे। तो मैंने यहाँ d की जगह 2 रखा है, यहाँ d की जगह मैंने 2 रखा है, 1 एज इट इज़ और होल स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। प्लस यहाँ मैं क्या करूँगी, तो यहाँ देखो मेरा 1/d तो एज इट इज़ है और x² + x एज इट इज़ है। यहाँ मेरा जो d + 1 था ना, d + 1 का जो होल स्क्वायर था, मैं उसको यहाँ ये बट्टा में है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगी तो ये 1 + d का इन्वर्स हो जाएगा, और इन्वर्स में आप जानते ही वो चीज़ें माइनस में चली जाएगी। जैसे यहाँ पावर 2 है तो ऊपर जाके ये माइनस की पावर 2 हो जाएगी, ये रूल होता है ना। पहली बात तो ये, आप इसको एक तरीके से रूल भी समझ सकते हो या मेथड भी समझ सकते हो। मतलब जब भी आपको x की फॉर्म में चीज़ें दी हुई होंगी, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि जब भी आपका जो QX होगा वो x की पावर में दिया हुआ होगा, तो उसे सॉल्व करने के लिए आप जो नीचे जो d का फंक्शन होता है उसको आप इन्वर्स में लेके जाओगे। क्यों लेके जाओगे वो मैं अभी बताती हूँ कि क्यों लेके जाओगे। तो देखो, अभी तो सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि ये जो हमारा d + 1 है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे इन्वर्स में, ठीक है। तो यहाँ से देखो पी एज इट इज़, यहाँ जो हमने जो 2 रखा है इसको बस सिंप्लीफाई करना है। तो देखो e की पावर 2x एज इट इज़ 2, 1 + 2 का होल स्क्वायर। तो मैंने इसको दोबारा लिख दिया है, वो बाय डिफ़ॉल्ट मुझसे गलती से लिखा गया। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18। तो ये देखो मेरे 18 आ गए। यहाँ मैंने एक एक स्टेप लिखी है, तो बस और मैंने कुछ नहीं किया। अब देखो x² + x तो एज इट इज़ मेरा 1/d को मैं सॉरी ये ऊपर वाली टर्म तो मैं बताना ही भूल गई। देखो 1/d एज इट इज़, x² + x एज इट इज़, इस वाली को हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये -2 आएगा। क्यों लिखा, क्योंकि आप जानते हो ये है 1 + x की इन्वर्स, है ना। इसको हम 1 + x की इन्वर्स लिख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं हम गणित में, प्रसार विधि तो कहते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखो प्रसार विधि तो है ये, यहाँ 1, इसको हम 1 + x की फॉर्म में मान सकते हैं, है ना। 1 + x का जब हम इन्वर्स लेते हैं -2 की फॉर्म में, तो ये कैसे खुलता है, 1 -
2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरीके से ये ओपन होता है। यानी 1 प्लस डी की पावर -2 होती है, वो इस तरीके से खुलती है। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि पहले तो अल्टरनेट में 1 2 3 लिखते जाओ, 1 2 3 और 4, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यानी अल्टरनेट में आपको प्लस माइनस चलेगा। तो पहली वाली टर्म को प्लस ले लो, 1 प्लस का हो गया, 2 माइनस का हो गया, 3 प्लस का हो गया, 4 माइनस का हो गया। इस तरीके से प्लस माइनस अल्टरनेट में चलता रहेगा। आप यहाँ से भी ध्यान में रख सकते हो, यहाँ प्लस है और ऊपर माइनस है, तो ये कुछ इस तरीके से अल्टरनेट में चलेगा। अब यहाँ एक बार डी आएगा, एक बार डी स्क्वायर, एक बार डी क्यूब, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ये मैंने याद रखने की ट्रिक बताई है। बाकी ये फॉर्मूला होता है, आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि ये प्रसार विधि का एक सूत्र होता है, जहाँ हम 1 प्लस एक्स की पावर -2 को कुछ इस तरीके से ओपन करते हैं। तो यहाँ हमारा x क्या है, x d है, और 1 तो 1 ही रहेगा, 1 कभी चेंज नहीं हुआ। x की जगह कुछ भी आ सकता है, d आ सकता है, y आ सकता है, z आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। तो कुछ इस तरीके से ये खुलेगा। ये कैसे खुलेगा, 1 - 2d प्लस 3d स्क्वायर माइनस 4d क्यूब। तो यहाँ जो मेरा है यही मेरा यहाँ पे है ना, 1 प्लस डी की इन्वर्स -2 है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से खोलूँगी। तो देखो मैंने इसको कुछ इस तरीके से ओपन किया है, सेम वही लिखा है मैंने, 1 - 2d प्लस 3d स्क्वायर माइनस 4d क्यूब। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे ये वाली टर्म तो हमारी एज इट इज़ चलती जाएगी। इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके आपको बता दिया, आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, अब मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो एज इट इज़, ये मेरा जो बट्टा में डी है उसको मैं अंदर भेज दूँगी। ठीक है, जब यहाँ ये 1/d अंदर जाएगा तो 1 से गुणा होगा तो आएगा 1/d। ये पहले 1 से गुणा होगा, है ना, तो क्या आएगा मेरे पास 1/d। ये 1/d 2d से गुणा होगा तो d से d कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -2, तो ये आ गया -2। अब जब मैं 1/d को इससे गुणा करूँगी अंदर तो ये आएगा प्लस, d से d कैंसिल तो क्या बचेगा प्लस का 3d, तो ये आ गया प्लस का 3d। 1/d को जब मैं और आगे गुणा में भेजूँगी तो यहाँ d है, यहाँ d क्यूब है, तो ये d से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या d स्क्वायर और 4 और ये माइनस एज इट इज़। तो कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब आगे स्टेप बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, आप सोच नहीं सकते इतना आसान है। तो देखो आगे क्या होगा, आगे आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल स्टेप बाय स्टेप आप तो बस चलते जाओ मेरे साथ, आपका क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप खुद देख सकते हो कि आगे क्या होगा। ये तो हमारा टर्म, ये वाली जो स्टेप है ये तो एज इट इज़ चलती जाएगी। इसको तो मैंने सॉल्व करना पीछे के क्वेश्चन में भी बताया कैसे सॉल्व होगा, तो ये यहाँ तक ही सॉल्व होगा, इससे आगे नहीं होगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ जो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है इसको मैं अंदर गुणा में भेजूँगी, इन सब के गुणा में भेजूँगी मैं एक एक करके, है ना, क्योंकि ये गुणा में ही है, बाहर है, इसका मतलब ये गुणा में। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मैं पहले मैं 1/d से गुणा करूँगी, तो मैंने लिख दिया 1/d एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ -2 है तो -2 एज इट इज़, इसको इसके गुणा में भेजा तो ये गुणा में आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मैंने 3d के गुणा में भेजा तो ये देखो 3d के गुणा में आ गया। फिर इसको मैं यहाँ गुणा में भेजूँगी तो ये देखो यहाँ गुणा में आ गया। मैंने सिर्फ सिंपल गुणा में भेजा है ताकि आप इसको आगे आराम से सॉल्व कर सको। तो ये देखो e⁻²x/18 तो अपना एज इट इज़ चल रहा है, इसको तो अब छेड़ना भी नहीं है, ये तो यहीं तक सॉल्व होगा, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ क्या होगा, तो आप देख सकते हो 1/d का मतलब मैंने आपको बताया समाकलन, क्योंकि d का मतलब क्या होता है अवकलन, मैंने आपको पहले ही बताया कि d का मतलब होता है अवकलन। कैसे अवकलन, क्योंकि d को हम d/dx के रूप में लिख सकते हो, d/dx का मतलब होता है अवकलन, तो d का मतलब तो होता है अवकलन, लेकिन जब वो d 1/d हो जाता है तो उसका मतलब होता है समाकलन, है ना, वो उल्टा हो जाता है। और आप जानते भी हो चीज़ें जब क्योंकि अवकलन का उल्टा समाकलन होता है, समाकलन का उल्टा अवकलन होता है, इतना आप जानते हो। तो 1/d का मतलब होता है समाकलन, तो मैंने यहाँ लगा दिया समाकलन का चिन्ह ताकि आप आगे के स्टेप में समाकलन कर सको, है ना, कि आप भूल भी सकते हो कि 1/d को समाकलन कहते हैं, तो इसलिए पहले आप इसको समाकलन के चिन्ह में रख दो ताकि आप जब अगली स्टेप करो तो आप इसका डायरेक्ट समाकलन कर दो, आपसे कोई गलती ना हो। तो मैंने 1/d रखा और 1/d नहीं रखा, मैंने 1/d को समाकलन के निशान में रखा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज़। और समाकलन करते वक्त हम जानते हैं ये dx लगाते हैं क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हमें समाकलन करना है। ठीक है, तो ये हो गया dx माइनस, अब क्या होगा, अब यहाँ देखो ये वाली स्टेप तो हमने ऐसे रख दी, इस वाली स्टेप को हम एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि यहाँ तो d नहीं है, यानी अवकलन भी नहीं होगा, समाकलन भी नहीं होगा, ये वाली स्टेप तो एज इट इज़ आएगी। अब आगे क्या होगा, आगे 3 एज इट इज़ और d का मतलब होता है अवकलन। तो देखो मैंने यहाँ क्या रखा, मैंने
3 तो एज इट इज़ रखा और डी का मतलब होता है अवकलन, तो मैंने इस वाली टर्म का अवकलन किया तो एक्स स्क्वायर का अवकलन तो होगा 2x, एक्स का अवकलन एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि डी का मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन, तो एक्स का अवकलन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा 1 माइनस 4d²। 4d² का मतलब इस बार क्या है, d² मतलब d गुणा डी ना, सॉरी कुछ भी निकल जाता है मुझसे d² का मतलब होता है d गुणा डी, ठीक है। तो यानी एक बार अवकलन करो और फिर दोबारा उसका अवकलन करो, मतलब कहने वाली बात ये है कि d² का मतलब होता है 2 बार अवकलन, है ना, 2 बार अवकलन। तो देखो पहले तो मैं एक बार अवकलन कर देती हूँ, किस वाली टर्म का, इस वाली टर्म का। तो पहले तो मैंने 4d एज इट इज़ लिखा, एक डी हट जाएगा जब मैं इसका एक बार अवकलन कर दूंगी, तो एक बार इसका अवकलन करेंगे तो आएगा 2x + 1, और ये डी एज इट डी, यहाँ d² है, देखो एक बार अवकलन जब हम कर देंगे, इस डी का मतलब होता है एक बार अवकलन, क्योंकि d² को हम d गुणा डी लिख सकते हैं, तो d का मतलब होता है अवकलन, तो 4d तो अपना ऐसे का ऐसा रह जाएगा और एक d को हम अवकलन के रूप में काम में ले लेंगे, तो इसका ये अवकलन हो गया। अब आगे क्या होगा, आगे भी बहुत ही सरल है, आप तो बस करते जाओ, जैसे जैसे स्टेप्स आ रही हैं ना उसको धीरे धीरे सॉल्व करते जाओ। तो ये देखो e⁻2x/18, ये वाला तो एज इट इज़। अब इसका समाकलन करो, x² का समाकलन क्या होगा, dx के सापेक्ष x⁻3/3 प्लस x का समाकलन क्या होगा, x²/2 माइनस 2 को अंदर गुणा कर दो, तो ये अंदर क्या होगा -2x² -2x, क्योंकि माइनस बाहर है तो दोनों से गुणा होगा, प्लस एज इट इज़। अब ये 2x + 1 मैंने ऐसा का ऐसा लिखा है, माइनस, अब देखो इस d का मतलब क्या होता है अवकलन, तो इस वाली टर्म का एक बार फिर से अवकलन करो, इसका जब हम फिर से अवकलन करेंगे तो एक का अवकलन तो हो जाएगा 0, और 2x का अवकलन क्या होगा 2, और 4 बाहर एज इट इज़ है, तो 4 बाहर एज इट इज़, 2x का अवकलन हो गया 2, 1 का अवकलन 0 और ये माइनस एज इट इज़। अब देखो कितना सरल लग रहा है ये आपको, है ना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आपको तो सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि आपको जब भी qx के रूप में x की कोई टर्म दे दे, यानी qx के रूप में आपको x की कोई टर्म दे दे, तो आप तो ये मान के चलो नीचे आपको जो भी दे रखा है ना पावर में, है ना, इधर जो भी पावर में दे रखा है उसको ऊपर लेके जाओ, 1 + d की पावर -2 कर दो। अब आपको इसका बस फॉर्मूला याद रखना होगा कि आप कि जो यहाँ टर्म आई है उसको आप इस तरीके से कैसे खोल सकते हो, बस इतना सा याद रखना है। ये आपने खोलने का फॉर्मूला याद रख लिया तो उसे यहाँ अप्लाई कर दो और ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा फिर, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब आप आगे जानती हो, ये एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़, इसको बस आगे थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाओ। तो देखो मैंने सिंप्लीफाई किया है, आप भी करना, आपका भी आंसर आएगा। तो मेरा सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया, है ना, मैंने इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया। अब आगे क्या होगा, ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़, यहाँ भी देखो x² और यहाँ भी x² है, तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा आपके पास, एलसीएम लोगे तो ये आएगा, ठीक है। ये -2x और ये प्लस के 6x है, तो क्या आएगा प्लस के 4x, और ये प्लस के 3 और माइनस के 8, तो ये आएगा माइनस के 5। तो अब इसका हम जनरल सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि ये आ गया हमारे पास पी। अब इसको इसके आगे तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, है ना। तो ये अब देखते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन आप जानती हो, जनरल सॉल्यूशन होता है y = CF + PI। y = CF आपने निकाला ही है, वो रख दो ऐसा कैसा, PI अभी हमने निकाला है तो वो रख दो, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देखो क्वेश्चन मैथ के बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। आपको बस करना इतना है कि अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। आपको जैसे जैसे मेथड बोल रही है, जैसे जैसे फॉर्मूला आपको चीख के, जो फॉर्मूले खुद होते हैं ना वो आपको चीख के बताते हैं कि अच्छा मुझे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे करना है। बस आपको तो बस फॉर्मूले पे आंख बंद करके विश्वास करो और उसे रखते जाओ, क्वेश्चन में आंसर आने लगेगा खुद ब खुद, ठीक है। अब आप ये मत सोचना मैंने कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया है, और चलो ज्ञान तो थोड़ा देना ही चाहिए, है ना। तो देखो अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने क्या किया। तो पहले तो इसका आप निकालो ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए डी की जगह m रखो, y को हटा दो। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद आपको देखो यहाँ अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, 3 बार, क्योंकि डी की पावर कितनी है 3, तो अधिकतम अवकलन मतलब ऑर्डर इसका 3, तो 3 बार अवकलन हुआ है, तो m के आपके पास 3 मान आएंगे और आप देख सकते हो m के 3 मान आ रहे हैं, m1 0, m2 -1 और m3 भी -1, तो m के हमारे पास 3 मान आ गए। अब m के मान निकालने के बाद हमें CF का फॉर्मूला रखना है,
ये सी एफ का फॉर्मूला जो हम पीछे की क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ के आए हैं कि कैसे अप्लाई होगा। अब हमें निकालना है पी आई, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें दो मेजर फैक्टर चाहिए, एक तो होता है सी एफ और एक पी आई। फिर इन दोनों को प्लस कर दो, वही हमारा हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। तो पी आई निकालने के लिए पहले तो आप अपना क्यू एक्स रख दो जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहली स्टेप तो यही होती है। और नीचे एफ डी रख दो, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। ये देखो ये हमारा एफ डी है, बस वाई को हटा दो, ये हमारा एफ डी हो गया। और ये हमारा है क्यू एक्स, है ना, इसे कहते हैं क्यू एक्स। क्यू तो इसको कहते हैं, और एक्स मैंने कोष्टक में इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक्स के पदों में है। अब आप देख सकते हो पूरी इक्वेशन आपकी एक्स की फॉर्म में है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स। अब ये मत कहना कि यहाँ ई है, भाई ई की पावर 2x जो है ना वो खुद एक्स की फॉर्म में है, वो खुद एक्स के पदों में है, ठीक है। तो देखो पहली स्टेप तो यही होती है कि ऊपर क्यू एक्स और नीचे एफ डी रख दो, दोनों ही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अगली स्टेप क्या होती है, अगली स्टेप भी बहुत ही आसान है। आप ई की पावर 2x को तो अलग से सॉल्व करो इस तरीके से, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को अलग से सॉल्व करो इस तरीके से। और ये जो नीचे वाली टर्म है आप इसको जितना सिंपल रखना चाहते हो या रख सकते हो उतना सिंपल लेके चलो। तो आप देख सकते हो डी को तो मैंने एज इट इज़ लिखा है, लेकिन डी स्क्वायर प्लस 2d+1 को मैं d+1 की होल स्क्वायर के रूप में भी लिख सकती हूँ, क्योंकि इसको जब मैं खोलूँगी तो यही आएगा। तो मैथ का यही रूल है कि आप जितना सिंपल चीज़ों को लेके चलोगे वो उतनी ही आसानी से सॉल्व होती जाएगी। तो ये इतनी बड़ी स्टेप लिखो, इससे अच्छा इतनी सी लिख दो, है ना, आसानी होगी हमें। तो ये मैंने लिख दिया है। अब आप देखो ई की पावर 2x को मैंने सॉल्व करना आपको बताया ही है कि नीचे वाली टर्म में जहाँ जहाँ डी है वहाँ ए रख दो, और ए क्या हमारे पास 2 है, तो जहाँ जहाँ डी है वहाँ ए रख दो, और ए हमारे पास क्या है 2 है, तो डी की जगह 2 पुट कर दो नीचे। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। और ये देखो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ तक आ जाएगा, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, यही फाइनल होगा। अब हम इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ जो नीचे दिया हुआ होगा ना इसको ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है। तब ये ऊपर लेके जाओगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 1 + d की पावर -2। अब इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, वो है ये। बस थोड़ा सा जोर ये आएगा कि आपको इस फॉर्मूले को याद करना होगा बस, और कोई जोर आने वाली बात नहीं है। इसको याद करने का भी मैंने तरीका बताया कि किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो इस वाले फॉर्मूले को हम इस तरीके से खोल सकते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं शायद, प्रसारण, मेरे को एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा सा ही कुछ बोलते हैं। इस तरीके से आप इसको खोल सकते हो, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं शायद, है ना, प्रसारण विधि। तो इस तरीके से आप खोल सकते हो। जब आप इसको ऐसे खोलोगे तब अंदर बाहर जो हमारा 1/d है इसको अंदर गुणा में भेज दो, है ना। तो बाहर तो हमारा x² + x बच जाएगा, इसको अंदर गुणा में भेज दो। फिर आप बस सीधे सीधे सिंप्लीफाई करते जाओ। और ध्यान ये रखना है कि d को तो हम अवकलन कहते हैं, है ना, जिसका मतलब होता है d/dx, और 1/d हो जाता है समाकलन। तो जहाँ d आए, जहाँ भी मतलब d आए वहाँ तो अंदर वाली टर्म का अवकलन कर दो, जहाँ 1/d आए वहाँ अंदर वाली टर्म का समाकलन कर दो। बस यही हमने किया है स्टेप बाय स्टेप, और कुछ भी नहीं किया है हमने, आप देख सकते हो। और फिर आपका जो पी आई आता है वो आगे तक जहाँ तक सॉल्व हो सकता है वहाँ तक उसको सॉल्व करते जाओ। ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये भी x की पावर 3/3 रहेगा, लेकिन ये देखो यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, दोनों ही x² की टर्म है। तो इसको आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा, और यहाँ 2x, यहाँ 6x है, ये भी सिंप्लीफाई होके 4x आएगा, और ये 3 - 8 भी सिंप्लीफाई होके ये आएगा। मतलब जहाँ तक आपका सिंप्लीफाई हो सकता है ये आप कर सकते हो, वहाँ तक करो। अगर आप चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, पीआई को आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि 2-4 लाइनें और लिख दूँ तो आप ये लिख सकते हो। तो लास्ट आप जानते हो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, वो होता है y = CF + PI। CF हमने निकाल लिया, PI अभी अभी निकाला है, वो रख दो, बीच में प्लस का निशान लगा दो, वो हो जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो अभी अभी हमने x की पावर n को सॉल्व करना सीखा है। अब हम सीखेंगे जब हमारा e की पावर ax × v की फॉर्म में qx दिया हुआ होगा, ये जो हमारा qx है वो इस फॉर्म में दिया हुआ होगा, तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो हमने e की पावर ax × v टाइप का एक क्वेश्चन लिया है ना। इसको आगे सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये e की पावर ax × v की फॉर्म में है। तो पहले तो देखो ये मैंने यहाँ 12 इसलिए लिखा है क्योंकि ये सारथी का 12वां क्वेश्चन है। अब सारथी का 12वां क्वेश्चन मतलब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पहले भी एग्ज़ाम में आ चुका है बहुत बार, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि कॉलेज में ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है, वो ही रिपीट होते जाते हैं। कॉलेज वाले नया पेपर नहीं बनाते हैं, वो बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही घुमा फिरा के दे देते हैं।
तो देखो इस वाली फॉर्म को सॉल्व करना सीखेंगे कि ई की पावर एक्स इंटू वी। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि दिया हुआ क्वेश्चन एक्स ई की पावर एक्स इंटू वी की फॉर्म में है, तो वो भी हमें पता चल जाएगा। आप आगे क्वेश्चन करोगे ना तो आपको धीरे धीरे अपने आप आइडिया होने लग जाएगा, और मैं भी आपको कुछ ट्रिक्स बताऊँगी। तो पहले तो देखो अपन के क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ लेती हूँ। और डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 12 और बाहर है y इक्वल्स टू, ये हमारा है क्यू एक्स। आप जानते ही हो ये है क्यू एक्स, ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। अब इससे पहले हम सी एफ निकालेंगे। सी एफ कैसे निकलेगा? सी एफ बराबर की इधर जो टर्म दी हुई होती है उससे निकलता है सी एफ। तो सी एफ निकालने के लिए हमें ये काम में लेना होगा, और इसको भी कैसे काम में लेना होगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूप में। तो पहले हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। और ध्यान रखना एग्जाम में ये वाली लाइन जो मैं यहाँ लिख रही हूँ ना, वो इम्पोर्टेंट आपको भी लिखनी है। आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो। तो ये वाली लाइन लिखना कि फर्स्ट वी फाइंड इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, सो वी पुट डी इक्वल्स टू एम। ठीक है, यहाँ ट्रिपल है ये मैथ का रूल होता है कि जब हम कुछ बड़ी संख्याओं को रिप्लेस करते हैं तो हम बीच में बराबर का निशान न लगा के ट्रिपल लगाते हैं। 3 ये सिंबल लगाते हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता इसे क्या कहते हैं, है ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता, अभी सर्च करूँगी मैं गूगल पे इसे क्या कहते हैं। तो देखो आगे करते हैं। यहाँ मैंने डी की जगह एम पुट कर दिया, एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 12 है। वाई को हटा देना है, मैंने बताया आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन में वाई को हटा देना है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ एम स्क्वायर आ रहा है, एम की अधिकतम पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो देखो 2, तो सीधी सी बात है आपकी यहाँ एम के कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे, 2 मान आएंगे, गुणा नहीं है ये, 2 मान आएंगे। और आप वैसे भी देख सकते हो यहाँ अधिकतम अवकलन 2 बार हुआ है, यानी ऑर्डर कितना है? 2। और जितना ऑर्डर होगा एम के उतने ही मान आएंगे, और जितने एम के मान आएंगे उतने ही हमारे पास कांस्टेंट आएंगे, यानी सी आएंगे। जैसे C1 और C2, क्योंकि यहाँ एम की C1 और C2 एम के मान कितने आएंगे? 2 आएंगे। 2 क्यों आएंगे? क्योंकि एक तो देखो एम की अधिकतम पावर 2 है, दूसरा इस अवकल समीकरण का रैखिक अवकल समीकरण का अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है, यानी इसका ऑर्डर 2 है। तो एम के मान भी 2 आएंगे, एम के मान 2 आएंगे, तो कांस्टेंट भी हमारे पास 2 आएंगे। किस में कांस्टेंट 2 आएंगे? सी एफ में कांस्टेंट 2 आएंगे, क्योंकि सी एफ के फॉर्मूले में कांस्टेंट आते हैं ना, उस तरीके से। तो पहले तो इसको सॉल्व करते। तो इसको सॉल्व करना भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कैसे। यहाँ जो एम स्क्वायर है, इधर जो 12 है, इनको आपस में गुणा करो। इसको गुणा करोगे तो आएगा माइनस का 12 एम स्क्वायर। यानी कोई 2 ऐसी संख्या सोचो जिनको गुणा करने पे माइनस के 12 एम स्क्वायर आई, और उनको जोड़ने या घटाने पे प्लस के 4m आई। तो देखो मैंने लिया है यहाँ पे 6m और -2m। इनको जब हम गुणा करते हैं तो माइनस के 12 स्क्वायर आते हैं, और 6m में से 2m जाते हैं तो प्लस के 4m बचते हैं। ठीक है, अब देखो अब इन दोनों का जोड़ा बनाया, इन दोनों का जोड़ा बनाया। यहाँ हमने m बाहर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? m+6। इधर -2 कॉमन लिया, अंदर बचा m+6। तो 2 जोड़े बन गए हमारे पास। m+6 तो अलग बन गया, और m-2 ये रहा, m और ये -2, m-2 अलग से बराबर में 0। तो एक बार इसे 0 के बराबर रखो, एक बार इसे 0 के बराबर रखो। इसे 0 के बराबर रखोगे तो m का मान कितना आएगा? -6। इसे 0 के बराबर रखोगे तो m का मान आएगा 2। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो देखो ये आ गए हमारे m के मान 2 और -6। ये देखो मैंने यहाँ भी सॉल्व किया और मैंने वहीं आपको सॉल्व करके बता दिया। ये दोनों ही मान क्या है? डिफरेंट और रियल है। डिफरेंट और रियल में ये वाला CF का फॉर्मूला लगता है, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। m1 क्या है हमारा? 2 है, m2 क्या है? -6 है, तो मैंने ये पुट कर दिया। अब हम निकालेंगे PI। मैंने CF निकालने पे ज़्यादा जोर नहीं दिया है, और मैं दे भी नहीं रही। क्यों? क्योंकि देखो CF निकालना हम पहले से सीख चुके हैं। हमें बस इन क्वेश्चन में PI पे फोकस करना है कि PI कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखो PI के लिए आपको पता है पहली स्टेप तो होती है, ऊपर तो आप अपना रख दो QX जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, नीचे अपना रख दो FD जो ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। अब देखो QX क्या दिया है हमें, आप देख सकते हो QX ये रहा मेरे पास, ये रहा पेज। ये देखो QX हमारा है ये, ठीक है, तो मैंने ये यहाँ रखा है। नीचे FD क्या है? FD आप देख सकते हो ये है, ठीक है। FD है हमारा d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 12। y को हटा देना है, तो यहाँ मैंने y को हटा दिया और ये रख दिया, ठीक है। अब देखो अब यहाँ एक चीज़ और मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, एक ट्रिक और। देखो d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप सोचोगे हमें कैसे पता चलेगा इसको ऐसे लिखेंगे? याद थोड़ी ना रखेंगे कि इस वाली टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? हम y को हटाते हैं और d की जगह हम पुट करते हैं, बस। और तो कुछ नहीं करते हम अलग से।
और यहाँ पे भी हम एफ डी में क्या करते हैं, हम एफ डी में वाई को तो हटाते ही हैं और वाई को यहाँ पे भी हटाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते वक्त। तो यहाँ हम डी को डी रहने देते हैं और यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी को एम पुट करते हैं, यानी जैसे ये सोल्व होगा वैसे ये सोल्व होगा, बस फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ डी डी ही रहेगा और यहाँ डी एम हो जाएगा, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन जैसे सोल्व होगी वैसे ही ये सोल्व होगा, बस फ़र्क इतना है, यहाँ डी डी रहेगा और यहाँ जो डी है वो एम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ऑक्सिलरी इक्वेशन को हमने लास्ट तक यहाँ तक सॉल्व किया था m+6 और m-6 तक। अगर हम इसे वापस डी के पदों में लेके जाएं तो कैसे लेके जाएंगे, सिंपल है, m की जगह वापस d रख दो। अगर हम m की जगह d रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा d+6 और ये क्या हो जाएगा d-2। तो ये देखो d+6 और d-2 सिंपल है। आप चाहो तो इस वाली टर्म को ऐसे भी लिख सकते हो, ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए और रखना ही है, ये ध्यान में रखो। आप हर क्वेश्चन में इतना बड़ा लिखने से अच्छा है ये वाला लिखो, ये ज़्यादा आसान रहता है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखो अब की बार ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो आप देख सकते हो ये जो e की पावर 2x है ये इसकी गुणा में है, ठीक है, गुणा में ही तो है e की पावर 2x। तो आप देख सकते हो अब तक हमने ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं किया भाई। देखो मैं बताती हूँ कैसे नहीं किया। हमने पहला क्वेश्चन किया e की पावर ax का, सिंपल e की पावर ax का, फिर हमने किया cos ax या sin ax का, यानी हमारा जो qx है वो साइन के फॉर्म में और cos की फॉर्म में होगा, सिंगल साइन और cos की फॉर्म में होगा। तो कैसे सोल्व होगा। अगला क्वेश्चन हमने किया x की पावर n की फॉर्म में। अब देखो यहाँ अब ये जो हमारा qx है वो ना तो e की पावर 2x है, क्योंकि e की पावर 2x तो आ रहा है लेकिन उसके गुणा में भी कुछ है, ना ये cos की फॉर्म में है, ना ये साइन की फॉर्म में और ना ये x की पावर n की फॉर्म में, x की पावर n की। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा मेथड लगेगा, यहाँ qx क्या है। तो आप देखो यहाँ जो आपका qx है वो e की पावर ax इंटू वी की फॉर्म में है। v तो कुछ भी हो सकता है, v हमें भी नहीं पता क्या होगा, लेकिन e की पावर x तो आ गया ना, मतलब ये मान के चलो जहाँ आपको e की पावर ax की गुणा में कुछ भी मिल जाए तो ये मान के चलो उसको हम इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। और ये वाला फॉर्मूला क्या है, ये भी बहुत आसान है। जब भी आपको e की पावर x इंटू वी मिल जाए और v की जगह कुछ भी हो तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसे सॉल्व हम इस तरीके से करेंगे कि पहली स्टेप तो यही है कि जो आपका qx दिया हुआ है उसे ऊपर रख दो और नीचे fd रख दो। दूसरी स्टेप है e की पावर x को तो कोष्टक के बाहर निकाल लो, अंदर जो हमारा v बचेगा और नीचे fd बचेगा, उस fd में d को d प्लस a पुट कर दो, d आपका जो दिया हुआ होगा उसको d प्लस a पुट कर दो। बस इतना सा करना, आपको क्या करना है कि जो e की पावर 2x दिया हुआ है इसको तो बाहर निकाल लो, इस वाली टर्म को कोष्टक के अंदर भेज दो। तो ये x-1 को मैंने कोष्टक के अंदर भेज दिया और fd हमारा क्या है d+6 और d-2 है, तो इसको मैंने यहाँ ऐसा का ऐसा पुट किया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ जो आपका d रहेगा ना, जो d होगा उसको आप d प्लस a पुट कर दो, क्या कर दो, सॉरी हाँ d प्लस a पुट कर दो, सही बोला है मैंने, d प्लस a पुट कर दो। a क्या आप देख सकते हो, a आपका 2 है, तो यहाँ जहाँ जहाँ आपको d दिखा है वहाँ d+2 पुट कर दो। तो देखो यहाँ आपका d है तो d की जगह d+2 पुट करेंगे तो हो जाएगा d+2 और ये +6 एज इट इज़। यहाँ d+2 पुट करेंगे तो d की जगह क्या लिखेंगे हम d+2, तो मैंने लिख दिया है d+2, ये -2 एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, कितना आसान है कि जब भी आपको e की पावर ax की गुणा में कुछ भी टर्म मिल जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या, e की पावर 2x को तो बाहर निकाल दो, इस वाली टर्म को कोष्टक में ऐसे कैसे रहने दो। फिर आप क्या करोगे, नीचे जो आपको दिया हुआ है ना d, ये जो आपको d दिया हुआ है ये वाला d, यहाँ पे आपको d की जगह d प्लस a रखना है। और a क्या है, ये है a, 2 है a, है ना, ये e की पावर में जो है वो है a, तो यहाँ जहाँ जहाँ d है वहाँ d+2 रख दो। तो जहाँ जहाँ d है मैंने d+2 रख दिया और अपना वैसे का वैसे रहेगा और हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो अब देखो अब आगे कैसे सॉल्व होगा, आगे सॉल्व होना बहुत आसान है, आगे तो बस आप करते जाओ जैसे जैसे ये हो रहा है। तो बाहर e की पावर 2x एज इट इज़, ऊपर वाला x-1 एज इट इज़। ये देखो 6 और 2 कितने होंगे 8, और ये प्लस के 2 ये माइनस के 2 कैंसिल, तो क्या बचा d बच गया और d+8 हो गया, ऐसे का ऐसा। अब आगे सॉल्व करो। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कैसे सॉल्व होगा। अब देखो अब यहाँ आगे कैसे सॉल्व होगा, यहाँ आपको लगाना होगा ये वाला फॉर्मूला, है ना। अब ये जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको बता रही हूँ ये थोड़े से टफ इसलिए है क्योंकि इन क्वेश्चन में ये सारे फॉर्मूले हैं ना, ऐसे नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसमें सिंगल यही फॉर्मूला लगेगा, नहीं, उसमें ये वाला भी काम आ सकता है, ये भी काम आ सकता है, ये भी काम आ सकता है। अब आप सोचोगे कैसे, तो देखो जैसे ये हमने अभी सॉल्व किया, अब हमारे पास x-1 आ गया।
अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इसकी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे, तो देखो पहले तो e⁻2x एज इट इज़ है ना, तो पहले तो आप क्या करोगे, e⁻2x एज इट इज़ x-1 यहाँ एज इट इज़ आएगा। यहाँ जो d+8 और d दिया हुआ है, पहले तो इस d को बाहर निकालो, ये लो हमने d को बाहर निकाल लिया। अब आप इस 8 को बाहर निकालो, है ना। क्यों बाहर निकालना है, क्योंकि हमें इसे 1 बनाना है। इस 8 को बाहर निकाल के हमें इसे 1 बनाना है। फिर जब ये 1 + d बनेगा, है ना, 1 + d की फॉर्म में कुछ भी बनेगा, तो उसको हम प्रसारण विधि से खोल के लिख सकते हैं, इस वजह से। तो देखो पहले तो मैंने d को बाहर निकाला, तो ये तो d ऐसे कैसा आ गया। यहाँ से जब मैं 8 को बाहर निकालूंगी, तो वो 8 जब बाहर आएगा तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, यहाँ 8 d के भाग में चला जाएगा। और आप जानते हो ये क्यों होता है ना, इतना तो आपको पता ही है। यहाँ ये d के भाग में चला जाएगा, तो 8d तो बाहर आ गया, x-1 एज इट इज़। और यहाँ क्या बचेगा, अंदर बचेगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, अंदर बचेगा ये तो 8 बाहर आ गया, तो 1 प्लस ये जो अंदर क्या बचेगा, d/8 ये है बट्टा में नीचे। इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 1 + d/8 का इन्वर्स हो जाएगा -1। यहाँ पावर कितनी है, 1, तो ये पावर जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। अब आप जानते हो ये हमारा 1 है, ये आप इसको x मान सकते हो पूरे को। तो 1 + x का इन्वर्स कैसे सॉल्व होता है, ये सॉल्व होता है ऐसे। ये भी आपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा होगा या 2nd सेमेस्टर में पढ़ा होगा या 11th 12th में भी पढ़ा होगा कि इसको हम इस रूप में खोल सकते हैं। 1 + x की पावर -1 को हम ऐसे खोल सकते हैं। अब देखो पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था, वहाँ हमें काम में आया था 1 + x की पावर -2, है ना। उसको हमने कैसे सॉल्व किया था, उसको हम हमारे 1 2 3 4 5 ये कुछ इस तरीके से अल्टरनेट में चले थे। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो वो भी हमारा अल्टरनेट में चला था। पहला 1 तो आ गया प्लस में, ये माइनस में, ये वापस प्लस में, ये वापस माइनस में, ये वापस प्लस में। फिर हमारे क्या आया था, यही आया था x² x³ x की पावर 4 और x की पावर 5। मतलब दोनों ही फॉर्मूले सेम है, फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ तो पावर -1 है, यहाँ पावर -2 है। तो यहाँ जब पावर -1 होगी तो ये सिर्फ सिंगल होगा। यहाँ जब पावर -2 होगी तो यहाँ देखो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 1 2 3 की गिनती चलेगी आपकी अल्टरनेट में। यहाँ सिंगल पावर है, -1 है, तो 1 2 3 नहीं आएगा, सिर्फ 1 - x² + x³ - x की पावर 4 + x की पावर 5 ही चलेगा, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस से आप इनको याद रख सकते हो कि जब -2 आएगा तो गिनती आ जाएगी, जब सिर्फ -1 होगा तो गिनती नहीं आएगी, बस x की फॉर्म में चलते जाएंगे। और प्लस माइनस को याद रखना ही है, जब इस तरीके से प्लस माइनस अल्टरनेट में चलेगा तो यहाँ पे भी प्लस माइनस अल्टरनेट में चलेगा, जहाँ 1 तो प्लस का होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। और x यहाँ x की स्क्वायर, यहाँ x की क्यूब, यहाँ x की पावर 4। तो देखो ये जो हमारा है 1 + d/8, इसको मैं 1 + x भी मान सकती हूँ, 1 + x की पावर -1। तो इसको मैं जब खोलूँगी तो ये आ जाएगा 1 - x क्या है हमारा d/8 है, तो d/8 + x की स्क्वायर जब होगी तो x क्या है d/8, तो d²/8 की स्क्वायर 64 - d³/8 की पावर 3 प्लस ये आगे चलता जाएगा। और बाहर हमारा क्या है x-1 एज इट इज़ है। समझ में आ रहा होगा, है ना। मैंने तो देखो पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की, जिस तरीके से मैंने पढ़ा है, मैंने समझा है, उस तरीके से ही मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखो e⁻2x एज इट इज़ 8d एज इट इज़, ये तो बाहर ऐसा कैसा रहेगा, इसको तो हम बाद में सॉल्व करेंगे आगे। पहले हम इसको सॉल्व करते, तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा x-1 बाहर एज इट इज़। अब देखो e⁻2x 8 ऐसा कैसा, जो ये d है इसको हम अंदर भेज देते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ हमें d की पावर 3 तक दिया हुआ है। तो इसको जब हम अंदर भेजेंगे तो ये अंदर वाली टर्म कुछ हद तक सॉल्व होगी। तो इसको जब 8 को अंदर भेजेंगे तो 8 पहले 1 से गुणा होगा 1/8, क्योंकि नीचे ही तो बट्टा में, तो 1/8। ये जब यहाँ गुणा होगा तो d से d ऊपर नीचे d कैंसिल हो जाएगा, -1/8 बचेगा, प्लस यहाँ d है, यहाँ d² है, यहाँ कट जाएगा तो बचेगा क्या, प्लस d/16। तो ऐसे ही यहाँ d³ है, यहाँ d है, ये कैंसिल होगा तो यहाँ d²/8 की पावर 3 बचेगी, और बाहर वाला एज इट इज़। अब आगे क्या होगा, आगे आप जानते ही हो क्या होगा, e⁻2x/8 एज इट इज़। ये जो x-1 है इसको हम अंदर गुणा कर देते हैं। इस x-1 को जब हम पहले यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ मैंने गुणा के रूप में लिख दिया है
इसको भी मैंने इसके गुणा के रूप में लिखा है, इसको यहाँ ऐसे गुणा के रूप में लिखा है, इसको यहाँ ऐसे गुणा के रूप में लिखा है ना। क्यों लिखा है? ताकि आपको ऐसे दूर से लगे, सिंप्लीफाई होने में आसानी हो, आप कहीं पे भी अटको नहीं, आपसे छोटी छोटी गलतियां होने से बच जाए। तो इससे अच्छा है इसको आप अंदर गुणा के रूप में लिख दो, क्योंकि कभी कभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन हमारा बहुत बड़ा हो जाता है और उसका सॉल्यूशन जब हम करते हैं और सॉल्यूशन कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो जाता है, तब हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, हम इन्हें भूल जाते हैं, है ना। तो इसको आप भूलो नहीं, इसलिए मैंने इसको अंदर गुणा कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आप जानते ही हो 1/d का मतलब क्या होता है, समाकलन, सीधी सी बात है। तो x - 1 का समाकलन करो तो x का समाकलन होगा x² माइनस एज इट इज़ 1 का समाकलन x के सापेक्ष, क्योंकि d का मतलब होता है d/dx, यानी x आ रहा है, तो x के सापेक्ष 1 का समाकलन होगा x माइनस एज इट इज़, इसको 1/8 को अंदर गुणा कर दो, ये आ जाएगा। d का मतलब होता है अवकलन, x - 1 का अवकलन कितना होता है, 1 का अवकलन 0, x का अवकलन 1, तो 1 को जब 1/64 से गुणा करेंगे तो 1/64। अब आप जानते हो d² का मतलब होता है 2 बार अवकलन, तो x - 1 का जब हम 1 बार अवकलन करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। 1 का जब हम दोबारा अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा 0। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको आगे जहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हो वहाँ तक सॉल्व करो, और जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो। तो देखो इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये आएगा। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा ये आया, आप भी सॉल्व करोगे आपके पास भी यही आएगा। कैसे? तो देखो एक बार फिर से देख लो, यहाँ क्या है 1 + 64 है, इसको एलसीएम लेके जोड़ दो तो 64 + 65, ये हो जाएगा 65/64। यहाँ x है, यहाँ x, ये भी x है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो यहाँ एलसीएम लोगे तो ये भी आगे सॉल्व हो जाएगा और ये x² एज इट इज़ रहेगा। तो देखो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मेरे से यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई, वो क्या हो गई कि ये तो चलो मैंने सही लिखा है, यहाँ क्या हो गया 1/8 को जब x से गुणा करेंगे तो आएगा x/8, ठीक है। 1/8 को जब अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का 1/8 होगा, वो मैंने इस 1/8 को लिखना तो मैं भूल ही गई। इसको जब यहाँ गुणा करेंगे तो 1/64, तो एज इट इज़ इसका अवकलन क्या होगा 1, तो ये आ जाएगा 1/64, तो यहाँ 1/8 होगा, है ना। ये गलती हो गई मुझसे। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम ले लो 64 आएगा एलसीएम, पर क्या आएगा 8 का भाग जब हम 64 में देंगे तो वो कितनी बार जाएगा 8 बार, प्लस 64 का भाग 64 में देंगे 1 बार, और नीचे 64 एज इट इज़, तो 8 + 1 9, 9/64 हो गई है ना। तो चलो मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है, मैंने अभी नोटिस किया कि यहाँ तो मैंने 1 + 1/64 लिखा है, तो इस हिसाब से ये 65/64 होना चाहिए। मेरे यहाँ आया 9/64, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है मेरे से, तो मैंने अपनी गलती को सुधार लिया है। आपसे भी कोई गलती हो तो आप भी उसको सुधार लेना। तो यहाँ मेरा पी आई एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप जानती हो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है y = CF + PI। CF हमारा ये है, PI हमने अभी निकाला है वो है, और इसको मैंने रख दिया, ये होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो देखो अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया, अभी हमने वो क्वेश्चन किया है जहाँ हमारा QX जो है वो e⁴ × v की फॉर्म में आए। अब हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जहाँ हमारा जो QX है वो x × v की फॉर्म में आए। जब हमारा QX x × v की फॉर्म में होगा तो वो कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो पहले हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका जब हम एग्जांपल लेंगे यानी क्वेश्चन लेंगे तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हम जो PI का फॉर्मूला लगाएंगे इसे सॉल्व करने के लिए, वो कुछ इस तरीके से होगा। तो वो फॉर्मूला हम क्वेश्चन में देख लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए इसका क्वेश्चन लेते हैं। तो ये हमने लिया है x × v टाइप का क्वेश्चन। यहाँ मैंने 9 इसलिए लिखा है क्योंकि ये सारथी का 9वां क्वेश्चन है। सारथी का है मतलब प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का मतलब इम्पोर्टेंट है। तो देखो ये मैंने अगला क्वेश्चन लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है मेरा d² y/dx² + dy/dx = x cos x। अब देखो d² को मैं क्या लिख सकती हूँ, d² y है ना, d/d को कैपिटल D लिख सकती हूँ, तो मैंने लिखा है, इसको लिखा है बराबर x cos x एज इट इज़। अब देखो अब पहले हमें CF निकालना होगा। CF कौन निकालता है, मतलब कैसे निकलता है CF, हमें इस वाली टर्म से निकलता है। ये जो हमारी टर्म है वो क्या हमारी QX है, और QX हमें क्या देता है, QX हमें PI देता है। तो पहले हम CF निकालते हैं। तो CF निकालने के लिए आपको पता ही है, पहले हमें सहायक समीकरण यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए d = m पुट करो और y को कॉमन लेके हटा दो। तो मैंने यहाँ d की जगह m पुट किया, तो ये हो गया m² + m = 0। अब यहाँ से मैं m को कॉमन लूँगी तो बचेगा क्या अंदर m + 1 = 0। यहाँ से m1 की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 0।
यहाँ से m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, जो कि क्या है, रियल है बट डिफरेंट। दोनों ही m की वैल्यूज़ अलग अलग है। रियल बट डिफरेंट के लिए CF का ये वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ m1 कितना अपना 0 है, तो m1 जब 0 होगा तो e की पावर 0x को हम 1 लिख सकते हैं। तो 1 को जब हम C1 से गुणा करेंगे तो वो C1 प्लस C2 e की पावर -x क्यों आया, क्योंकि हमारा जो m2 है वो -1 है। तो -1 को जब हम x से गुणा करेंगे तो वो -x हो जाएगा। अब हम निकालते हैं PI। तो PI निकालने की फर्स्ट जो स्टेप है वो आप जानते ही हो कि ऊपर तो अपना QX रखो और नीचे अपना जो D का फंक्शन है वो रखो और उसमें से y को हटा दो। तो ऊपर तो आएगा अपना x cos x और नीचे क्या आएगा d² + d, y को कॉमन लेके हटा दो। तो देखो ये रहा अपना PI। तो PI निकालने के लिए पहले ऊपर QX नीचे FD। QX क्या है अपना x cos x और नीचे D क्या अपना d² + d है। अब इसको सॉल्व करने का अपने पास एक फॉर्मूला होता है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि आप कैसे कह सकते हो कि ये x × v की फॉर्म में, आप तो इसको cos की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। cos का भी मैंने आपको सूत्र बताया है। ये देखो ये रहा cos का सूत्र, cos x या sin x हो, x की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो अगर x की जगह 1 होगा तो ये cos x हो जाएगा। और आप कह सकते हो कि यहाँ अपना cos आ रहा है तो हम इसको इस वाले सूत्र से क्यों ना सॉल्व करें। तो देखो यहाँ सिर्फ मैंने बताया था कि जब आपका जो QX है वो सिर्फ cos x हो या सिर्फ sin x हो तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ cos x के गुणा में भी कुछ है और वो क्या है x। तब हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे जहाँ x की गुणा में v होगा और v क्या है हमारा cos x, v क्या है हमारा v है हमारा cos x और x की गुणा में v होगा और v कुछ भी हो सकता है। यहाँ हमारा v क्या है cos x है। तो ये देखो ये वाला फॉर्मूला हम काम में लेंगे x × v का। x × v को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो ऊपर अपना जो QX रख दो और नीचे अपना FD रख दो। फिर हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहली स्टेप तो ये है कि जो QX अपॉन FD है वो एज इट इज़ रख दो। एज इट इज़ रख दिया मैंने x × v अपॉन FD। प्लस में आपको ये वाला सूत्र लेना है। ये थोड़ी सी डिफरेंट टर्म है, मतलब थोड़ी सी अलग है। पिछले क्वेश्चन में हमें ये काम में नहीं आई, इस वाले क्वेश्चन में हमें ये काम में लेनी है। और ये भी बहुत आसान है। कोष्टक के बाहर तो आपको अपना v रखना है। हमारे इस क्वेश्चन में v क्या है cos x है, तो कोष्टक के बाहर वो रखना है d/dd और 1/fd क्या है, तो 1/fd तो आप जानती है जो हमें क्वेश्चन में d की फॉर्म में दिया हुआ रहता है। तो चलो इस वाले फॉर्मूले को हम क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं। तो ये देखो ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हो v क्या है हमारे पास cos x है, ये हमारा x × v की फॉर्म में सॉल्व होगा। तो x × v की फॉर्म में सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, पहले आप इस वाली टर्म को एज इट इज़ रख दो यहाँ पे। तो x cos x d² + d एज इट इज़ प्लस, अब ये थोड़ा सा अलग है ना। तो देखो ये वाली टर्म तो एज इट इज़ आ गई। यहाँ आपको d/dd 1/fd, fd क्या पर हमारे पास d² + d है, तो 1/fd रख दिया, बाहर v रख दिया। यानी ये वाला सूत्र मैंने काम में लिया। आप चाहो तो इसको रट भी सकते हो कि अंदर आएगा d/dd 1/fd और बाहर v है हमारा cos x, d/d ये रहा d/d 1/fd f और 1/fd। fd आप जानते ही हो क्या होता है ना। fd होता है ये FD यानी d का फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है ये। बस y को हटा दो, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं ना, सेम वैसे ही है। बस यहाँ थोड़ा सा अलग ही है कि हाँ यहाँ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक्स्ट्रा में आ गई और ये वाली टर्म एक्स्ट्रा में आ गई। तो इसे आपको रटना है, बेसिकली कुछ नहीं करना है। तो देखो इस वाली टर्म को आपको सिर्फ रटना है। रटना क्या है, d/dd एक्स्ट्रा आ गया। d/dd का मतलब आप समझ ही सकते हो। अब यहाँ पे ये दिमाग नहीं लगाना है कि d का अलग से मतलब d/dx होता है, नहीं। यहाँ जो आपको d/dd दिया हुआ है ना, मतलब d के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। d/dd का मतलब होता है अवकलन। यहाँ कैपिटल D दिया हुआ है, उसका मतलब है d के सापेक्ष अवकलन। तो ये मैंने d/D लिख दिया है। यहाँ आपको क्या लिखना है 1/fd। fd आप जानते हो d² + d है, हमारा क्वेश्चन में fd तो दिया हुआ है। तो ये है v क्या हमारा cos x है। तो इस वाली स्टेप को आपको सिर्फ रटनी है कि जब भी आपको x × v की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो पहले तो आपको x × v/fd करना है, फिर दूसरा क्या करना है d/dd 1/fd और बाहर अपना v, तो v है अपना cos x। तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आगे कैसे सॉल्व होगा, तो देखो मैंने x को यहाँ अलग से नहीं लिखा है, बस
यहाँ x को थोड़ा सा अलग लिखा है मैंने, x इंटू 1/d² प्लस डी एज इट इज़ कोस x यहाँ एज इट इज़, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ सिंप्लीफाई करके लिखा है, ठीक है। अब देखो इस वाली टर्म को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना वही है जो मैंने अभी अभी बताया है कि ये जो d² प्लस डी है उसका आपको d के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए ये अभी बट्टा में है, तो पहले इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओगे तो ये d² प्लस डी की पावर -1 हो जाएगी। बाहर वाला कोस x एज इट इज़ रहेगा और ये वाली टर्म एज इट इज़। अब क्या होगा, अब x तो आपका एज इट इज़ रहेगा। यहाँ आपको पता ही है कोस x को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, आप कोस x को सॉल्व करने के लिए d² की जगह -a² रखते हो। यहाँ a क्या है आपके पास, यहाँ a 1 है ना, 1 है। तो यहाँ आपको d² की जगह -1 रखना है, बस और कुछ नहीं करना। तो यहाँ मैंने d² की जगह -1 रखा, तो ये d एज इट इज़, इसकी जगह -1 एज इट इज़, है ना। ये पीछे हम पढ़ के आए हैं, अभी अभी मैंने यहाँ कुछ नया नहीं बताया, बस ये वाली टर्म एक्स्ट्रा बताई है, वो आपको रटनी है, बस इतना सा काम हो और कुछ नहीं है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ इसको आपको कोस x की फॉर्म में सॉल्व करना है और a क्या आपके पास 1 है, तो आप जानते हो d² की जगह आपको -a² रखना है, a 1 है तो d² की जगह -1 आप रखोगे तो आपके पास ये आएगा, प्लस ये वाली टर्म एज इट इज़ नहीं आएगी, सॉरी, कोस x एज इट इज़। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको d² प्लस डी की पावर -1 को खोलना नहीं है, d के सापेक्ष उसका अवकलन करना है। तो उसका जब आप इस वाली टर्म का d के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये आएगा, कैसे आएगा, तो देखो ये ऊपर -1, तो d² प्लस डी की पावर -1 का जब हम अवकलन करते हैं तो अवकलन के लिए आप जानती हो -1 है वो आगे लिखा जाता है -1, फिर d² प्लस डी, मतलब चलो मैं आपको अलग से पेज पे बताती हूँ। तो देखो यहाँ मैंने d² प्लस डी की पावर -1 यानी जो यहाँ दिया हुआ है इसका d के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, तो ये मैं अलग से आपको समझा देती हूँ। तो देखो अवकलन आप जानती हो कैसे होता है, जैसे मान लो x² का आपका अवकलन करना है तो कैसे होगा, पहले तो जो पावर दी हुई है उसको आगे रख दो, फिर x एज इट इज़ रख दो, फिर जो पावर दी हुई है उसमें से 1 घटा दो। तो सेम हम यहाँ अवकलन करेंगे, पहले तो हम ये जो पावर है इसको आगे रखेंगे, फिर ये जो d का फंक्शन है वो एज इट इज़, ठीक है। अभी यहाँ जो पावर दी हुई है उसमें से 1 घटाएंगे हम, तो यहाँ पावर है -1, इसमें से हम 1 घटाएंगे तो ये जाएगा -1। अब देखो अब हम करते हैं d² प्लस डी का अवकलन, तो d² का अवकलन क्या होता है आपके पास 2d, d का अवकलन आपके पास क्या होता है 1 होता है ना, कुछ इस तरीके से ही तो अवकलन होगा। पहले तो हम इस पूरे का अवकलन करेंगे, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो -1 आगे आ जाएगा, और इस पूरे के ऊपर जो पावर है उसमें से 1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा। अब हम d² का अवकलन करते हैं, d² का अवकलन होगा 2d, d का अवकलन होता है 1। तो देखो -1 एज इट इज़, ये जो है ये d² प्लस डी एज इट इज़, यहाँ -1 क्या हो जाएगा -2, और यहाँ 2d प्लस 1 एज इट इज़। अब ये यहाँ जो -2 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d² प्लस डी का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत तो नहीं है ना। यहाँ ऊपर -2 है, नीचे आ जाएगा प्लस का 2, और ये 2d प्लस 1 एज इट इज़। तो मैंने इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये आएगा, तो ये मैंने आपको अलग से समझा दिया है। तो ये जब अवकलन करेंगे तो ये आएगा, तो मैंने इसी वाली टर्म को यहाँ ऐसे क्या ऐसा लिख दिया, और बाहर जो cos x था वो एज इट इज़ आ गया, ठीक है। ये देखो यहाँ आ गया है ना मेरे पास 2d प्लस 1, नीचे d² प्लस डी का होल स्क्वायर, ये देखो यही आया मेरे पास -1/d² प्लस डी का होल स्क्वायर, -1/d² प्लस डी का होल स्क्वायर, अंदर क्या बचा 2d प्लस 1, तो ऊपर 2d प्लस 1 cos x एज इट इज़, इधर एज इट इज़ हमारा चल ही रहा है। अब आगे क्या होगा, अब आप देख सकते हो यहाँ हम cos के रूप में इसको हल कर रहे हैं, है ना, cos के लिए हल कर रहे हैं। तो cos के लिए जब हम हल करते हैं तो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जब भी हम cos के लिए हल करते हैं तो हम सिर्फ d² की जगह -a² पुट करते हैं। अब हमारे तो सिंगल d आ गए, अब हम क्या करेंगे, तो अब आप ऊपर नीचे d प्लस 1 से गुणा कर दो, जैसा मैंने पीछे के क्वेश्चन में बताया, ऊपर भी d प्लस 1 से गुणा करो, नीचे भी d प्लस 1 से गुणा करो। तो गुणा करने से क्या होगा, गुणा करने से ये a माइनस बी की फॉर्म में बनेगा, ये a प्लस बी की फॉर्म में बनेगा। तो a माइनस बी a प्लस बी को आप a² माइनस b² के रूप में लिख सकते हो, और आपको अल्टीमेट d² मिल जाएगा। अब आप d² की जगह वापस आपका -a² पुट कर सकते हो। तो मैंने इसलिए ऊपर नीचे d प्लस 1 और d प्लस 1 से गुणा कर दिया, तो यहाँ तो d प्लस 1 cos x एज इट इज़ हो गया, ये x एज इट इज़। यहाँ जब हम इनको गुणा करेंगे तो वो होगा d² माइनस 1, क्योंकि ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ इस तरीके से खुलता है,
तो मैंने ये लिख दिया। अब डी स्क्वायर की जगह आप वापस क्या रखोगे, माइनस का ए स्क्वायर। ए क्या आपके पास 1 है इस वाले क्वेश्चन में, तो डी स्क्वायर की जगह आपको माइनस का 1 रखना। तो यहाँ माइनस का 1 रखेंगे, -1 एज इट इज़, डी प्लस 1 एज इट इज़, कोस एक्स एज इट इज़। अब इधर क्या होगा, इधर आप खुद सोचो, इधर आप वापस इसको कोस एक्स के लिए सॉल्व कर सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है आपके पास, डी स्क्वायर आ रहा है। आप इसको वापस कोस एक्स के लिए सॉल्व कर सकते हो, यानी जब भी यहाँ गुणा में कोस आएगा तब आप क्या करते हो, आप डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करते हो, और ए क्या आपके पास 1 है ना, ए एक ही तो है, तो आपको वापस डी स्क्वायर की जगह -1 रखना है। कहाँ, यहाँ। तो डी स्क्वायर की जगह क्या आपको क्या रखना है, -1। जब डी स्क्वायर की जगह -1 रखोगे तो ये -1, डी एज इट इज़, ऊपर वाली 2d + 1 की टर्म एज इट इज़, कोस एक्स एज इट इज़। अब आगे क्या होगा, अब आगे आप d-1 की होल स्क्वायर को खोल दो। d-1 की जो होल स्क्वायर, इसको जब हम खोलेंगे तो आएगा डी स्क्वायर -2d + 1, ऊपर 2d + 1 एज इट इज़, कोस एक्स एज इट इज़, और इधर तो हमने सॉल्व कर ही लिया था, है ना, -1 तो इधर -1 -2 हो जाएगा। अब देखो, अब ये क्या है, d + 1 है, इस d + 1 को कोस एक्स से गुणा करो। तो पहले तो ये कोस एक्स 1 से गुणा होगा, कोस एक्स को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो आएगा कोस एक्स। अब कोस एक्स को d से गुणा करो, कोस एक्स को जब हम d से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, d कोस एक्स। अब d का मतलब होता है अवकलन, तो कोस एक्स का कर दो अवकलन, कोस एक्स का अवकलन होता है -sin x, ठीक है, और नीचे -2, और ये x एज इट इज़। अब इधर देखो, इधर आप वापस क्या कर सकते हो, वापस आप कोस एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हो तो वापस आप डी स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर पुट कर सकते हो, और -a और a क्या है आपके पास 1 है, तो डी स्क्वायर की जगह आप वापस -1 रख दो। तो डी स्क्वायर की जगह मैं वापस -1 रख दूंगी, ये -2d एज इट इज़, ये +1 एज इट इज़। तो +1 -1 तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, -2d, यहाँ माइनस पहले से ही है, यहाँ -2d बचा ही है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस, ठीक है, और नीचे 2d और ऊपर 2d + 1 कोस एक्स। अब आप इसको आगे सॉल्व कर ही सकते हो। वापस हमें क्या लाना है, डी स्क्वायर लेके आना है हमें। तो डी स्क्वायर लाने के लिए ये तो देखो, ये तो हो गया, यहाँ से यहाँ जो -2 है, यहाँ से आप पूरी इक्वेशन में से माइनस बाहर निकालोगे, नीचे से -2 से माइनस बाहर निकालोगे, ऊपर से जब माइनस कॉमन लोगे तो ये कोस एक्स जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, साइन एक्स जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस बाहर निकाला है और नीचे माइनस है ही। तो ऊपर से जब माइनस बाहर निकालेंगे, नीचे से जब माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज़। अब आपको वापस क्या करना है, नीचे जो 2d दिया हुआ है उसको ऊपर नीचे गुणा कर दो, 2d/2d। जब आप ऐसे गुणा करोगे तो 2d और 2d गुणा होके क्या हो जाएगा, यहाँ 2d और 2d और 2d गुणा होके 4d स्क्वायर हो जाएगा। अब आप वापस डी स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो, -1 रख सकते हो, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ऐसे ऐसे ये आगे सॉल्व होगा। तो ये तो यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा, इसे तो आप आगे सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि ये लास्ट इतना ही आएगा। यहाँ कैसे होगा, यहाँ ये देखो -2, इसको देखो अलग से पेज पे मैं सॉल्व करके बताती हूँ। देखो ये जो दिया हुआ है, पहले मैं इसको यहाँ उतार लेती हूँ। तो देखो ऊपर 2d से गुणा करेंगे तो यहाँ 2d + 1 कोस एक्स एज इट इज़, ऊपर 2d से गुणा कर देंगे। यहाँ जब 2d से गुणा करेंगे तो ये 2d पहले से 2d से गुणा करेंगे तो 4d स्क्वायर हो जाएगा। वापस हम डी स्क्वायर की जगह -1 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -4। ये देखो यहाँ, तो ये नीचे तो हो जाएगा कितना, -4, और ऊपर कैसे सॉल्व होगा, ऊपर देखो, ऊपर आपका 2d + 1 तो एज इट इज़ रहेगा, इस 2d को कोस एक्स से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2d कोस एक्स। अब इस वाली टर्म को अंदर गुणा कर दो, तो पहले 2d कोस एक्स को हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2d कोस एक्स आएगा, है ना। d का अवकलन होता है, मुझे पता है आपके मन में यही आ रहा होगा कि d का अवकलन होता है, अवकलन कर दो। रुको, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम 2d कोस एक्स को अंदर गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 4d² कोस एक्स, है ना, यही आएगा, और नीचे -4 एज इट इज़। अब देखो 4 अपना 4 एज इट इज़ रहेगा। डी स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार अवकलन, तो कोस एक्स का जब हम 1 बार अवकलन करेंगे तो आएगा -sin x। क्या आएगा, -sin x। अब -sin x का दोबारा अवकलन करो क्योंकि यहाँ डी स्क्वायर है, तो क्या आएगा, प्लस का कोस एक्स, तो प्लस का कोस एक्स आएगा, लेकिन ये -sin एज इट इज़, ये माइनस का जो साइन है ना, सिग्नेचर, साइन यानी सिग्नेचर, वो एज इट इज़ रहेगा। अब +2 एज इट इज़, वापस हमें क्या करना है, डी का मतलब होता है अवकलन और कोस का हमें अवकलन करना है, कोस का अवकलन होता है -sin, ठीक है, और नीचे जो -4 है वो एज इट इज़ रहेगा। अब आप देख ही सकते हो इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको हम देखते हैं अगले पेज पे, अगले पेज पे क्या होगा।
तो देखो अगले पेज पे भी मैंने यही लिखा है जो मैंने यहाँ लिखा है। ये तो चलो मैंने यहाँ आपको रफली सॉल्व करके बता दिया है, इसी को मैंने यहाँ फेयरली लिखा है। तो x/2 sin x माइनस कोस एक्स तो अपना एज इट इज़ ही चलेगा। देखो यहाँ एज इट इज़ चलेगा, इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। यहाँ क्या होगा, यहाँ अपना 2d + 1 कोस एक्स आया ही था, 2d आया ही था, 4d² आया ही था। इसको मैंने आपको रफली सॉल्व करके बता दिया है, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में हमारा क्या आया था, हम तो बस इतना देख लेते हैं। तो देखो लास्ट में हमारे पास कुछ ऐसे आया था, ये माइनस का 4 कोस एक्स, इधर माइनस का 2 sin x और अपन नीचे का -4x। तो आप देख सकते हो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो ऊपर से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर भी प्लस में टर्म बचेगी और इधर भी प्लस में बचेगी। तो ऊपर बचेगा प्लस का 4 कोस एक्स और प्लस का 2 sin x अपॉन नीचे प्लस का 4। तो ये देखो हो गया ना हमारे पास। तो देखो आ गया हमारे पास 4 cos x/4 प्लस 2 sin x/4 है ना। तो ये इधर माइनस नहीं आएगा, इधर माइनस नहीं आएगा, मैंने गलती से लिख दिया तो प्लस। अब देखो इसको जब हम अलग से लिखेंगे तो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, cos x एज इट इज़। यहाँ 2 और नीचे 4 है तो 2/4 कैंसिल होगा तो 1/2 बचेगा, तो इधर 1/2 और sin x एज इट इज़। ये हो गया हमारा पी। हमें यही निकालना था। समीकरण का हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल यानी व्यापक। तो व्यापक सॉल्यूशन क्या होता है, y = CF + PI। CF हमने निकाला, ये PI अभी अभी हमने निकाला, ये पूरा। तो ये मैंने यहाँ रख दिया एज इट इज़। तो ये हो गया हमारे इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखो अब तक हमने क्या पढ़ा है, अब तक हमने CF निकालना पड़ा है कि हम CF कैसे निकालेंगे, और PI निकालना पड़ा है। PI कब निकलता है, जब हमारा QX नॉन ज़ीरो होता है तब, और QX जब e⁻x होता है तब हम PI कैसे निकालते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। QX जब हमारा cos x या sin x होता है तब PI कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ चुके हैं। और जब हमारा जो QX वो x⁴n x × v और e⁻x × v की फॉर्म में होता है तब PI कैसे निकलता है वो भी पढ़ चुके हैं हम। यानी ओवरऑल बात ये है कि हमारा जो वो चार्ट था ये वाला, इसके अकॉर्डिंग हम QX जब e⁻ax sin ax cos ax x⁴n v × e⁻ax x × v होता है तब हम PI कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा ये लास्ट वाला बच्चा है, यानी जब हमारा जो QX है वो x² × v की फॉर्म में होगा तब हमारा जो PI है वो कैसे निकलेगा, वो निकालना हमारा सिर्फ बाकी रहा है। यानी जब हमारा QX x² × v की फॉर्म में होगा तब हमारा जो PI है वो कैसे निकलेगा वो हमारा बाकी रहा सिर्फ, है ना। तो वो हम देखेंगे अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम जो PI निकालने के यानी CF और PI निकालने के कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे, सारथी के आए हुए क्वेश्चन होंगे, तो वो सारे करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। और QX जब हमारा x² × v की फॉर्म में दिया होगा तब PI कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट में मुझे बताना कि कौन सी स्टेप, कौन सी चीज़ आपको नहीं समझ में आई, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।